अच्छा आओ जी स्टार्ट करते हैं। इससे बाहर आ जाओ। हम लोग स्टाफिंग के चैप्टर में थे और स्टाफिंग के चैप्टर पे हम लोग स्टाफिंग प्रोसेस को करते हुए आगे बढ़ रहे थे। हमने कहा स्टाफिंग का प्रोसेस जो था उसमें पहला प्रोसेस ये था एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। ये सबसे पहला प्रोसेस था स्टाफिंग का, एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। मैं फिर एक बार रिवाइज करता हूँ। एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट के अंदर हमने कहा था हम दो तरह से एस्टिमेट करते हैं। एक नंबर 1 वर्कलोड, दूसरा वर्कलोड के अंदर हाउ मेनी पीपल आर रियली रिक्वायर्ड टू फिनिश द वर्क, और वर्क फोर्स के अंदर हाउ मेनी पीपल वी रियली हैव, सो वी कैन ऐड और वी कैन सब्ट्रैक्ट। सिंपल सी बात याद रखना। फिर उसके बाद हम इससे आगे चले गए और हमने कहा दूसरा इसका प्रोसेस है रिक्रूटमेंट। द सेकेंड प्रोसेस इज रिक्रूटमेंट। मैंने कहा था ये बहुत बड़ा प्रोसेस है। रिक्रूटमेंट का भी अपना खुद का एक प्रोसेस है जिसको हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे, प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट। ठीक है जी, वो भी अपने आप में एक प्रोसेस है, इसको हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। लेकिन हमने अभी सिर्फ पढ़ा था डेफिनेशन ऑफ रिक्रूटमेंट पढ़ा था। हमने डेफिनेशन पढ़ी थी रिक्रूटमेंट की, और उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद हमने इसका एक पॉइंट लिखा था छोटा सा। क्या लिखा था सबसे पहला? आइडेंटिफिकेशन ऑफ, पहले एक छोटा सा डेफिनेशन, तो छोटे से हमने डेफिनेशन की थी और छोटा सा पॉइंट लिखा था। उसके बाद इस पॉइंट पे हम थे आइडेंटिफिकेशन। लिखो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। ये वाला पॉइंट हम कर रहे थे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो हमने पहले पॉइंट में लिखा था रिक्विजिशन ऑफ एम्प्लॉइज। सबसे पहले काम के अंदर क्या होता है, देखो जब एस्टिमेट हो जाता है मैन पावर का, एस्टिमेट लगा लिया जाता है, उसके बाद क्या होता है, एक रिक्विजिशन भेजी जाती है। देयर इज अ रिक्विजिशन सेंड बाय द डिपार्टमेंटल हेड टू द एचआरएम डिपार्टमेंट। एक रिक्वेस्ट होती है पूरी कंपनी के अंदर, पूरे बिजनेस के अंदर, किसी भी कंपनी में आप लाइफ में काम करोगे आप देखोगे कोई भी काम बिना रिक्वेस्ट के नहीं होता। इफ यू नीड अ मटेरियल फ्रॉम द स्टोर, मान लो आप कहीं प्रोडक्शन लाइन में काम कर रहे हो और आपको स्टोर से कुछ मटेरियल चाहिए, यू कैन नॉट जस्ट गो टू द विंडो एंड आस्क द मटेरियल, नो, यू हैव टू सेंड अ रिक्वेस्ट। अगर आप अकाउंट्स ऑफिस में एचओडी काम कर रहे हो या अगर किसी कंपनी के सीए बन जाओगे और आपको स्टेशनरी चाहिए, यू नीड अ स्टेशनरी, कुछ स्टेशनरी का सामान चाहिए, कुछ फाइल्स चाहिए या कुछ और कोई चीजें चाहिए। मान लो सीए के लेवल पे तो आप इन चीजों को नहीं मांगोगे, कोई नीचे का आपके डिपार्टमेंट से मांगेगा, आप साइन करोगे, but still you have to send a request. There are requisition forms in the company. They are called requisition forms, request forms. You cannot order, you have to request. हर जगह पर रिक्वेस्ट चलती है। हर एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में कभी कोई सामान चाहिए, यू हैव टू रिक्वेस्ट। मान लो एक नया कंप्यूटर चाहिए आपको, मान लो नया सॉफ्टवेयर चाहिए, टैली का नया सॉफ्टवेयर आ गया, कुछ भी आ गया आपके डिपार्टमेंट के हिसाब से, यू हैव टू सेंड अ रिक्वेस्ट टू द परचेज डिपार्टमेंट। Then purchase department will send that request approved and signed to the general manager. Then GM will decide that we have to buy or not. कुछ भी ऐसा हो सकता है, कोई भी लाइन कोई भी हो सकती है, लेकिन ऐसा चलता है। ऐसे ही अगर आदमी चाहिए, अगर स्टाफ चाहिए, तब भी रिक्वेस्ट भेजी जाती है। इट हैज टू बी रिटन रिक्वेस्ट दैट वी नीड पीपल। जब एक बार हमने एनालाइज कर लिया कि हाँ मैन पावर रिक्वायरमेंट एनालाइज हो गया, उसके बाद रिक्वेस्ट जाएगी और उसके बाद रिक्वेस्ट के बाद क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट। अब हम आइडेंटिफाई करेंगे कि रिक्रूटमेंट होगी कैसे। मैंने कहा ना दो तरह के सोर्स होते हैं, एक इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। तो लिखो फटाफट जल्दी से, लिखो ऑन रिसीट ऑफ, ओके, ऑन रिसीट ऑफ द रिक्विजिशन लेटर, लिखो ऑन रिसीट ऑफ द रिक्विजिशन लेटर फ्रॉम ऑल डिपार्टमेंट, ओके, गेट वन से लिखो फटाफट, ऑन रिसीट ऑफ द रिक्विजिशन लेटर फ्रॉम ऑल डिपार्टमेंट्स, रिक्विजिशन लेटर, REQUISITION, रिक्विजिशन लेटर फ्रॉम ऑल डिपार्टमेंट्स, द पर्सनल मैनेजर, the personal manager, by using his knowledge and experience, decides
decides about his knowledge and experience, comma, decides about the source from where to make the necessary recruitment. There are two kinds of sources available. Number one, internal source. Number two, external source. ठीक है जी, इसके बारे में हम आगे अभी नहीं पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे तब जब हम इसका अगला टॉपिक पढ़ेंगे, सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, क्योंकि अभी लिखवा दिया तो डबल हो जाएगा भाई, यहीं पे छोड़ देंगे। आ जाओ प्रोसेस नंबर 3 पे चलते हैं, प्रोसेस नंबर 3। लेकिन ये बहुत बड़ा प्रोसेस है, हमने बहुत छोटे में भी लिख दिया, ये बहुत बड़ा प्रोसेस है रिक्रूटमेंट। इसको पूरा डिटेल में आगे हम पढ़ेंगे, ये खुद में अपने आप में एक प्रोसेस है, बहुत बड़ा प्रोसेस है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी, अब आगे आ जाओ पॉइंट नंबर 3, वो था क्या? सिलेक्शन। लिखो फटाफट से, आ जाओ पॉइंट नंबर 3 में सिलेक्शन। तो लिखो सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड चूजिंग द बेस्ट पर्सन out of a number of prospective candidates for the job. ठीक है जी, अब सुनो, इसका भी अपना एक प्रोसेस है, सिलेक्शन का भी अपना खुद का एक प्रोसेस है। देयर इज अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। सिलेक्शन कैसे होती है? सबसे पहले रिक्रूटमेंट में मतलब आपने जॉब के लिए अप्लाई कर दिया, आप जाके किसी कंपनी अपना सीवी दे के आ गए, आपने कंपनी की एड पढ़ी, कंपनी नीड है चार्टर्ड अकाउंटेंट, मान लो आप सीए हो, ठीक है, आप सीए हो और आपने सीए कंप्लीट कर लिए, इस साल में कंप्लीट होने वाली है, आपको मालूम है आपके अच्छे परसेंटेज से आप पास होने वाले हो, और कंपनीज की जॉब निकली, मान लो बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर जॉब आती है, आपको अट्रैक्ट किया जाएगा, बड़ी बड़ी फैसिलिटीज दी जाएगी। आपने सीवी लिखा और अपनी जो 2 साल की डिग्री थी अभी तक जो पास किया, इंटर तक साथ लगाया और भेज दिया रेज्यूम, बाय ईमेल भेज दिया या बाय पोस्ट भेज दिया, हो गया आपकी तरफ से, कंपनी का रिक्रूटमेंट प्रोसेस खत्म हो गया, यहाँ तक काम हो गया। अब बारी जब सिलेक्शन की आई तो सिलेक्शन का भी एक प्रोसेस है, ये नहीं कि आपने अप्लाई किया और आपको जॉब मिल गई, ऐसा नहीं है, देयर इज अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। तो सबसे पहला काम जो किया जाता है सिलेक्शन के अंदर, लिखो इसका पूरा प्रोसेस लिख लो। सबसे पहला काम किया जाता है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग मतलब इसे बोलते हैं फर्स्ट स्टेज, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, PRELIMINARY, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। अब इसमें क्या होता है मालूम है, मैं आपको हिंदी में समझाऊं इसमें होता क्या है। इतने सारे बायोडाटा रोज कंपनियों में आते हैं, क्योंकि बेरोजगारी बहुत है हिंदुस्तान में, आपको मालूम है। एक जॉब के लिए कम से कम 1 लाख लोग अप्लाई करते हैं, अगर 5 लोग चाहिए तो 10 लाख लोग अप्लाई कर देते हैं। इतने सारे बायोडाटा जो है रोज के रोज कंपनी में गिरते हैं यार, कोई बाय पोस्ट भेजता है, कोई बाय मेल भेजता है, सारे आते हैं। जो HRM डिपार्टमेंट का आदमी होते हैं ना, उनका काम क्या होता है, वो सारे बायोडाटा को टेबल पे रखते हैं,
क्या करते हैं, इसे बोलते हैं प्रीवियस स्क्रीनिंग। मैं बोलता हूँ पढ़ना क्यों जरूरी लाइफ के अंदर, बता रहा हूँ आपको, ये आपके साथ होगा, ये कहानी आपके साथ होगी। कैसे? वो टेबल पे सारे बायोडाटा को रखा जाता है, फिर एक लाइन सेट की जाती है, एक लाइन सेट होती है कि ये वाले लोग हमारी जॉब के लिए क्वालिफाइड हैं और ये वाले क्वालिफाइड नहीं है। मान लो उन्हें एक अकाउंटेंट चाहिए, सीनियर अकाउंटेंट, और उन्होंने क्वालिफिकेशन रखी है कि मिनिमम एमकॉम होना चाहिए, वो भी फर्स्ट डिवीजन पास, अबव 60%। मान लो अब जितने भी लोग उसमें अप्लाई करेंगे, कुछ लोगों के 55% होंगे, कुछ के 50 होंगे, कुछ के 57 होंगे, कुछ लोगों ने एमकॉम से शायद 68 होंगे, 70 होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो अप्लाई करेंगे। तो वहां पे प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग के अंदर वो सब लोग जो 60 से नीचे है ना, उन सब के बायोडाटा को ऐसे हाथ के साथ डस्टबिन में डाल दिया जाता है। यानी इतने लोगों ने अप्लाई किया, उसके अंदर से जो कंपनी के हिसाब से क्वालिफाइड नहीं थे उनको वहीं पहली स्टेज में ही हटा दिया जाता है, और लोग आस लगा के बैठे होते हैं कि हमारे को शायद जॉब के लिए कॉल आएगी। कंपनियां हमेशा वही चीज लेती हैं जो उनको अच्छी लगती है, क्रीम। मतलब कोई भी कंपनी नहीं चाहती कि उसके पास वो लड़का काम करने के लिए आए जिसके 12th क्लास में 35-40% मार्क्स थे, वो पॉइंट पे पास था। ऐसा कोई कंपनी नहीं चाहती। और ऐसा क्यों नहीं चाहती? क्योंकि जॉब में कंपटीशन है, एक से एक पढ़े लिखे लोग दुनिया में बैठे हैं बच्चे, अब वो वाला काम नहीं रहा, तो कंपनियां पहले ही क्राइटेरिया सेट करती हैं। क्या? जैसे कोई जॉब के लिए अप्लाई करे, चेक, फर्स्ट चेक पॉइंट 12th क्लास मार्क्स, अबव 90%, ओके, नेक्स्ट स्टेज में जाएगा, बिलो 90 थ्रो हिम आउट, बाहर, वहीं बाहर हो गया। सेकंड स्टेज बीकॉम, एक अकाउंटेंट हो गई ना उनको, सीनियर अकाउंटेंट। सेकंड स्टेज बीकॉम 75% मार्क्स, ओके, 12th में 90 थे और बीकॉम में 55, आउट, आधे आउट हो गए। स्टेज नंबर 3 एमकॉम, फर्स्ट डिवीजन पास, किसी बच्चे के 12th में भी 90 थे, बीकॉम में भी 75 थे, एमकॉम में आते थे 50 रह गए, आउट, बाहर। सोचो आप, तो फिर लाखों के अंदर से कुछ हजार और कुछ 100 बच जाते हैं जो फाइनल स्टेज तक जाते हैं। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग के अंदर ही 90% बायोडाटा बाहर हो जाते हैं, और हर कंपनी का ये क्राइटेरिया है, हर कंपनी का नंबर्स ही क्राइटेरिया है अभी तक। तो आपकी लाइफ में भी आपके पास टाइम आएगा। ये जो आप अभी मार्कशीटों के लिए भाग रहे हो, ये जो आप पढ़ाई कर रहे हो, ये जो मार्कशीटें जो साथ में लगती हैं, ये प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग के अंदर पहली स्टेज होती है जहां पे बच्चे आगे तक जाते हैं या वहीं पे बाहर हो जाते हैं। अच्छी कंपनी हो, बाकी प्राइवेट जॉब की बात नहीं कर रहा हूँ 10, 25, 20 हजार वाली, मैं अच्छी जॉब की बात कर रहा हूँ, अच्छी रेप्यूटेड जॉब की बात कर रहा हूँ, उनकी बात समझा रहा हूँ आपको, ठीक है जी। वहां ये प्रोसेस होता है, लाले की दुकानों वाली बात नहीं है, यहाँ तो कोई प्रोसेस नहीं, मैं आपको एक ऑर्गेनाइज कंपनी की बात समझा रहा हूँ। मैंने खुद ये होते देखा है, इतने बायोडाटा आते हैं। पोस्ट ऑफिस होता है, मतलब एक पोस्ट बॉक्स होता है कंपनी का ना, पोस्ट बॉक्स बाहर लगा होता है ना, वो जिसमें मेल डालते हैं लोग। तो लोग आते जाते क्या करते हैं, जो अनएम्प्लॉयड बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, उन्होंने एक साथ 100 बना लिए रेज्यूम एक दिन, और बाइक पे बैठा लिया अपने दोस्त को और निकल गए, चल भाई इसमें भी डालो, इसमें भी डाल, इसमें भी डाल, सब कंपनी में डाल दिए। उन्हें वालों वैकेंसी है कि नहीं है, हर कंपनी में एक रिज्यूम फेंक दिए, तो 100 पे फेंक दे, कहीं एक से कॉल आ जाएगी, ऐसा सोच के लोग करते हैं। तो इसको बोलते हैं प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। अब लिखो इसके बारे में 2 लाइनें जल्दी से। PS helps the manager to eliminate unqualified or unfit job seekers, जॉब ढूंढने वाले, job seekers based on the information provided in the application forms. In the application forms, आप लोग खुद ही प्रोवाइड करते हो,
आप भी एप्लीकेशन फॉर्म में इनको देते हो इन्फॉर्मेशन और उसी के थ्रू पे निकाल देते हैं बाहर। अच्छा होगी मतलब मान लो कि आप तीनों क्राइटेरिया पार कर गए। एक कंपनी का जिसका मैंने एग्जांपल लिया, उसे क्या चाहिए था, सीनियर अकाउंटेंट। 12वीं क्लास में 90% पास कर गए आप। 12th क्लास बीकॉम के अंदर 75% आप निकल गए, आपके थे। फिर एमकॉम के अंदर आप चले गए, 60% अबव मांगे थे, वो भी आपके थे। मान लो तीनों क्राइटेरिया आप पास कर गए, अभी भी सिलेक्शन नहीं हुई। दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस। इसके बाद होता है क्या होगा, नंबर 2 लिखो सिलेक्शन टेस्ट। There are 4 kinds of selection test. 4 नहीं 5 kind लिख लो, 5 कर दो। There are 5 kinds of selection test. वैसे ज्यादा है पर आप 5 ही आपके सिलेक्शन में ठीक है तो 12 तरह के टेस्ट पर 5 ही बहुत है। There are 5 kinds of selection test. सोचो आप 5 तरह के टेस्ट होते हैं। नंबर 1 सबसे पहला लिखो इंटेलिजेंस टेस्ट। नंबर 2 एप्टीट्यूड टेस्ट। एटीट्यूड नहीं, एप्टीट्यूड, APTI, एप्टीट्यूड टेस्ट। नंबर 3 पर्सनैलिटी टेस्ट, बहुत जरूरी है आजकल पर्सनैलिटी। नंबर 4 ट्रेड टेस्ट, ट्रेड या TRAD, ट्रेड। और नंबर 5 इंटरेस्ट टेस्ट। सोचो पहले वो 3 क्राइटेरिया पास करने के बाद आप सिलेक्शन में आगे बढ़े तो आपको अब 5 तरह के टेस्ट देने पड़ेंगे। और ये सच में आपके साथ होगा, ये सच में आप में से 10 में से 9 बच्चों के साथ एक कहानी होगी। आप इस सारी कहानी को आज याद रखना। आज से 5 या 7 साल के बाद आप इस स्टोरी से निकलोगे, वही बच्चे निकलेंगे ज्यादातर इस स्टोरी से जिनके पास प्रोफेशनल डिग्री नहीं होगी। जिनके पास प्रोफेशनल डिग्रियां होती हैं उनको सबसे नहीं निकलना पड़ता, उनको जॉब घर में आगे बैठ जाके मिल जाती है, आ जाओ जी जॉब कर लो, है ना। लेकिन जो नॉर्मल स्टडी करते हैं उनको सब प्रोसेस से निकलना पड़ता है। जो नॉर्मल स्टडी वाले उनको यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो सबसे पहला टेस्ट कौन सा था, लिखो इसमें क्या होता है, 2 लाइनें लिख लो फटाफट जल्दी से। इट मेजर्स द लेवल ऑफ IQ। It measures the level of IQ of an individual. It is an indicator. It is an indicator of a person's learning ability. or the ability to make decisions and judgments. मतलब अगर आपने IQ टेस्ट पास कर दिया, पहला टेस्ट पास कर दिया, अब कौन सा टेस्ट होगा, लिखो एप्टीट्यूड टेस्ट। अब ये क्या होता है, it is a measure of an individual as individuals potential for learning new skills। पोटेंशियल मैंने कितना किस लिमिट तक, पोटेंशियल for learning new skills। It indicates the person's capacity to develop
ये कौन सा टेस्ट है? एप्टीट्यूड टेस्ट। मतलब कहां तक आप सीख सकते हो, कितना डीप में जाके आप कितना डेवलप आप कर सकते हो, ये एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर आपका टेस्ट लिया जाता है। फिर तीसरा कौन सा होगा? ये तो मालूम ही है, फिर भी लिख लो 2 लाइनें। पर्सनैलिटी टेस्ट प्रोवाइड्स clue to a person's emotions, comma, reactions, maturity and value system. These tests judge the overall personality of an individual. These tests judge the overall personality of an individual. चौथा टेस्ट कौन सा था? अब ये सबसे अच्छा टेस्ट होता है, सबसे बड़ा टेस्ट। यहाँ पे जो आप पढ़ के आए हो ना, जो आपने पढ़ी है नॉलेज, अब आपकी जो नॉलेज जो आपने स्टडी की है, जो ट्रेड आपका था, जैसे आप मान लो आपने बीकॉम किया, एमकॉम किया, उसकी जॉब के लिए अप्लाई किया, तो आपका ट्रेड क्या था? अकाउंट्स। अब यहाँ आपसे अकाउंट्स की नॉलेज का टेस्ट लिया जाता है। क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको, सिंपल क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन, और हार्ड से हार्ड आज की तारीख के क्वेश्चन वो दिए जाएंगे। ये ट्रेड टेस्ट जो रियल में आपके प्रोफेशन का टेस्ट होगा। सीधा आपसे नहीं पूछा जाएगा अकाउंट्स में क्या आता है आपको। पहले 3 टेस्ट किया आपने। कौन कौन सा पहला टेस्ट किया? सबसे नंबर 1 पे कौन सा किया? सबसे पहला IQ टेस्ट, दूसरा, तीसरा, जब जाके चौथे पे आप आए हो ट्रेड टेस्ट, जो आपने अब पढ़ा है सारी उम्र, अब उसका टेस्ट होगा। तो लिखो इसके अंदर फटाफट जल्दी से। दीज टेस्ट मेजर the existing skills and professional knowledge of the individual. इसके लिए भी टेस्ट लिया जाएगा ऑफ द इंडिविजुअल। अब अगला टेस्ट कौन सा होगा? अब देखा जाता है कि आपका सच्ची में इंटरेस्ट किस तरह पे। भैया आप आगे जिंदगी बढ़ना भी चाहते हो कि आपको वो देखते ना बस आपको तो मस्त है यार, इतनी तनख्वाह मिल जाए, इतनी लाइफ में मिल जाए, बहुत है, और कुछ नहीं चाहिए। वो वाले लोग नहीं चाहिए कंपनियों को। कंपनियों को लोग चाहिए जो भूखे हैं। भूखे किस किस्म के भूखे हैं? जिनमें आगे बढ़ने की भूख है। अगर इंसान में आगे बढ़ने की भूख नहीं होगी, कुछ करने की भूख नहीं होगी, तो कंपनी भी मर जाएगी, बंदा भी मर जाएगा। जो खुद को ग्रो नहीं करना चाहता वो कंपनी को ग्रो कैसे करेगा भाई? पहले तो आप में भूख होनी चाहिए क्या? आगे बढ़ने की, लाइफ में बड़ी बड़ी सैलरी कमाने की, आगे बड़ा कुछ करने की। जब आप में ऐसी ललक रहेगी, आप में ऐसी भूख रहेगी, तो आप किसको आगे लेके चलोगे? कंपनी को। आपकी चाहत पूरी कैसे होने वाली है? जब कंपनी बढ़ेगी। तो फिर कंपनियों को ऐसे लोग चाहिए जो भूखे होते हैं, जिनमें आगे बढ़ने की सीरियस चाहत हो। वैसे लोग कंपनी को चाहिए होते हैं। जिनके सारे इमोशंस मर गए हैं वो कंपनियों को नहीं चाहिए, वैसे लोगों को नहीं कहा। फिर ये इंटरेस्ट टेस्ट है कि आपका इंटरेस्ट किस तरफ है। ठीक है, आपने पढ़ी है, क्या बोलते हैं, एमकॉम पढ़ी है, अच्छे नंबर भी लिए हैं, बहुत कुछ सीए भी पढ़े हो आप, लेकिन आपका इंटरेस्ट क्या है ये भी टेस्ट लिया जाता है आपको। ठीक है जी, कि आपने सच्ची में दिल से पढ़ी है कि मम्मी डैडी धक्के देके पढ़ा दिया, वो भी देखा जाता है कि आपका इंटरेस्ट किस तरफ है। तो लिखो जल्दी से 2 लाइनें। इंटरेस्ट टेस्ट आर यूज्ड Interest tests are used to know the pattern of interest or involvement of a person ऑफ अ पर्सन। ठीक है जी, ये हमारा इंटरेस्ट है।
तो ये 5 तरह के टेस्ट होने के बाद अभी हम किस पे मालूम है, कौन से प्रोसेस पे हैं, सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर ही हमने क्या कहा, सिलेक्शन प्रोसेस भी अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। सबसे पहले छटनी, दैट इज कॉल्ड प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, जिसे छटनी कहते हैं, छांट दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। उसके बाद नंबर 2 पे स्क्रीनिंग होने के बाद अब क्या होता है, उसके बाद बोलो ना, पहले प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग और फिर टेस्ट। और कौन कौन से टेस्ट, 5 तरह के टेस्ट, ठीक है जी। आओ आगे बढ़ जाए, उसके अंदर आगे बढ़ जाए, सारे के सारे गधे सो रहे हैं। फिर आया तीसरा एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। फिर है इंटरव्यू, ये नहीं कि टेस्ट पास किया तो चलो जी ये पकड़ो चाबी, गाड़ी की चाबी और ये घर की चाबी, जाके जॉब ज्वाइन कर लो, ऐसा नहीं। अब इंटरव्यू, उसके बाद क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। अब आपका इंटरव्यू ले जाएगा। इंटरव्यू वाले में क्या होता है, फेस टू फेस बात होती है, उसे कहते हैं इंटरव्यू। आजकल तो खैर ऑनलाइन भी हो जाता है, जब कहीं दूर आपने जॉब करनी हो, कहीं यूके में, यूएसए कंपनी में आपको जॉब मिल जाए तो आपको इंटरव्यू जो है यहीं से बैठे बैठे हो जाए। सारे टेस्ट ऑनलाइन हो जाते हैं अब तो, लेकिन मैक्सिमम ये फेस टू फेस ही होते हैं। तो अब इंटरव्यू हो जाएगा। इसमें क्या होता है, लिखो फटाफट जल्दी से। इंटरव्यू इज एन फॉर्मल, इंटरव्यू इज एन फॉर्मल कॉमा इन डेप्थ कन्वर्सेशन conducted to evaluate the applicant's suitability for the job. मतलब यहाँ पे इन डेप्थ जाके आपको चेक किया जाता है, इन डेप्थ जाके। ये इन डेप्थ मतलब 2 लोगों के बीच में कन्वर्सेशन होती है इन डेप्थ, आपके साथ फेस टू फेस बात की जाती है और देखा जाता है कि आप हो क्या सच्ची में। और दूसरा लिखो इसी के अंदर, द रोल ऑफ द इंटरव्यू इज टू सीक इंफॉर्मेशन The role of the interview is to seek information and that of the interviewee is to provide the same. अच्छा, पता है, इसको सिंपल लैंग्वेज में कर लेते हैं। जो इंटरव्यू का रोल है वो ये है बेसिकली, अगर हम इसको हिंदी में थोड़ी सी बात को समझें, कि जो इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड की है और जो आप अभी बोल रहे हो वो सेम है या नहीं। तो इसको सिंपल कितना लिखा आपने, कहां तक लिखा है, नहीं रुको, कहां तक लिखा पढ़ना था। रोल ऑफ द इंटरव्यू इज टू सीक इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द इंटरव्यू जो इंटरव्यू दे रहा है। प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट कर लो यार, प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट इज सेम और नॉट, ऐसे लिख लो। The role of the interview is to seek information provided by the candidate is same or not. ठीक है जी, बात सही होगी ना। मतलब इंटरव्यू का रोल ये होता है कि जो आपने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की, आपने पहले बायोडाटा भेजा ना कंपनी में, उसमें लिखा ना आपके कितने % मार्क्स थे, ये सब कुछ था, आपने पहली स्टेज पास कर दी, फिर आपके टेस्ट हुए, आपने टेस्ट भी पास कर दिए। लेकिन अब आपका फेस टू फेस इंटरव्यू हो रहा है, 3 लोग बैठे होंगे, आपसे अलग अलग सवाल पूछेंगे, सारे सब कुछ चेक किया जाएगा, है ना। फिर वहां देखा जाएगा कि आप बोल रहे हो आपके इतने % मार्क्स, अब ये मार्कशीट असली भी है कि नकली है। आप बोल रहे हो सीए कर रखी है, वो सीए की जो आप मार्कशीट लगा रहे हो, क्या बोलते हैं, आईसीए वालों का सर्टिफिकेट, उसका जो नंबर आप ऊपर दे रहे हो, एनआरओ नंबर, वो असली भी है कि नकली, वहां चेक किया जाएगा।
वहाँ आपके एजुकेशन जो डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स जो होंगे क्वालिफिकेशन के, वहाँ चेक किए जाएंगे वो असली में है कि नकली है, और कौन चेक वहीं के वहीं ऑन द स्पॉट चेक कर दिए जाएंगे आपके आंखों के सामने। ये होता है इंटरव्यू का मेन मतलब, और आपके बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त करनी और आपके बारे में डेप्थ में जाके दो लोगों के आपस में बात करने को बोलते हैं इंटरव्यू। ठीक है जी, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी भी सिलेक्शन नहीं हुई, अभी तक आप सिलेक्ट नहीं हुए कंपनी में, अभी तो आप सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर हो। सबसे पहले छटनी हुई, प्री स्क्रीनिंग हुई, उसके बाद टेस्ट हुए, फिर इंटरव्यू हुआ, अभी भी सिलेक्शन नहीं हुई। सोचो आप, पता क्या होगा फोर्थ में? लिखो अगला प्रोसेस नंबर 4, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। हाँ, कोई आपने कहीं कहीं कत्ल तो नहीं कर रखा कोई है? जैसे दीदी बहुत गुस्से वाली, इसने किसी टीचर के मारा तो नहीं, पता करना, सब बातें पता करी जाएंगी। मतलब फिर धृति का नाम आ गया, फिर कोई कहेगा धृति धृति। तो सुनो मेरी बात, धृति है कि धरती है, बात सुनो इधर, यहाँ सारे के सारे रिकॉर्ड चेक किए जाएंगे। और हाँ, ये भी चेक किया जाएगा कि आपने जॉब के लिए अप्लाई किया तो आपकी रेफरेंस क्या थी, किसने कहा आपको यहाँ जॉब अप्लाई करने के लिए, कैसे पता लगा आपको जॉब के लिए? बाय मेल पता लगा, बाय दोस्त पता लगा, बाय एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी पता लगा, या बाय मेल, मतलब कहीं ना कहीं एड में देखा आपने, कहाँ देखा? रेफरेंस कौन है आपकी? दो लोगों की रेफरेंस मांगती है कंपनियां, जहां पे आप रहते हो वहां से दो लोगों की रेफरेंस ले आओ, दो रेपुटेड लोगों की रेफरेंस ले आओ, कम से कम दो लोग जो आपको जानते हो, जो कह दे कि आपका कैरेक्टर बिल्कुल ठीक है, आपको गुस्सा बिल्कुल नहीं आता, आपने किसी टीचर को आज तक मारा नहीं, सारी बातें लिखवा, मेरे पास आएगी तो बताता उस टाइम, ठीक है, लिखवा लो। दो लोग ऐसा कहते हैं वो, है ना, जिससे हम पता क्या बोलते हैं स्कूल में, क्या मिलता है हमारे को? कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो स्कूल लेवल तक होता है, 12th क्लास के लेवल तक, आगे नहीं मिलता ना, फिर कॉलेज से भी मिल जाता है, कॉलेज से भी मिल जाता है, लेकिन वो बोलते हैं दो लोगों की रेफरेंस। आपका रेफरेंस और आपका बैकग्राउंड चेक किया जाता है, इवन आपने इंटरव्यू पास कर लिया उसके बाद, सोचो आप, यानी इतना कुछ पास करेगा, पता लगा कि अगर आपके बैकग्राउंड में थोड़ी सी प्रॉब्लम कहीं आ गई तो फिर आपके हाथ से जॉब चलेगी। इसीलिए ये फालतू के लफड़े, फालतू की लड़ाइयां जो लोग बच्चे करते हैं और प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं, वहां जाके फंस जाते हैं, कहीं ना कहीं पता लग जाता है कि इसके नाम पे कोई FIR है। आई बात समझ में? तो लिखो इसमें क्या होता है जल्दी से। मैनी एम्प्लॉयर्स request names, comma, addresses and telephone numbers of references for the purpose of verifying information. For the purpose of verifying information about the applicant. अच्छा, अभी भी काम खत्म नहीं हुआ, अभी भी आप सिलेक्ट नहीं हुए कंपनी के अंदर, स्टिल यू आर नॉट बीन सिलेक्टेड इन द बिजनेस नाउ, अभी तक आप कंपनी में एंट्री नहीं, अच्छी बड़ी कंपनियों में, जो बड़ी बड़ी कंपनी, अभी भी आप सिलेक्ट नहीं हुए। अभी पता क्या होगा? अब होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। आप ऐसे कोई नहीं चलते कहीं, सब देखना पड़ेगा ना, पर्सनैलिटी भी, आपको काम करना है कंपनी में, आपको कोई मेडिकली प्रॉब्लम तो नहीं है। नाउ दिल पे मेडिकल एग्जामिनेशन, सोचो कितनी हार्ड है जॉब प्राप्त करने। देखा आपने जॉब लेनी कितनी हार्ड है, किसी बड़ी कंपनी में जॉब लेना कितना हार्ड है। तो बेटे वो तो फिर एक कोटा होता है अलग से, वो एक कोटा है ना उन लोगों का जिनके हाथ कट गए हैं या जो बेचारे क्या बोलते हैं कुछ प्रॉब्लम्स हैं, है ना, वो अलग चीजें हैं, वो एक कोटा है अलग से, जनरल कैटेगरी तो नहीं है ना वो, ठीक है नहीं। तो लिखो जल्दी से आप, आफ्टर the selection decision
after the selection decision after the selection decision and before the job offer is made the candidate is required to undergo a medical fitness test. ठीक है जी, तो मेडिकल फिटनेस टेस्ट, उसका पूरा टेस्ट होता है, आपको पूरा मेडिकली देखा चेक किया जाता है, दैट इज कॉल्ड, आर्मी में भी होता है, दैट इज कॉल्ड मेडिकल फिटनेस टेस्ट। ठीक है जी, इसके बाद लिखो सिलेक्शन डिसीजन। यस, अब लिया जाता है सिलेक्शन का डिसीजन, लेकिन बुक पता है क्या बोलती है? बुक क्या बोलती है? ये वाला पॉइंट बुक पहले लेती है, उसके बाद लिखती है क्या? मेडिकल रिक्वायरमेंट, मेडिकल एग्जामिनेशन। मैंने आपको पहले वो लिखवा दिया, उसके बाद ये लिखवा रहा हूं। ठीक है, आप चाहो तो एरो मार सकते हो, इसको पहले भी लिख सकते हो, बुक इसको पहले लिखती है। बुक क्या बोलती है कि पहले सिलेक्शन का डिसीजन होता है, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। भाई हमने उसको पहले लिख दिया मेडिकल, फिर लिखा सिलेक्शन, लेकिन सही मायने में पहले जो है मेडिकल हो जाता है, फिर सिलेक्शन का डिसीजन होता है। अगर कोई मेडिकल अनफिट है तो उसको सिलेक्ट करते ही नहीं है। ठीक, तो आप जैसे मर्जी लिख सकते हो उसको। तो लिखो सिलेक्शन डिसीजन में क्या होता है? द फाइनल सिलेक्शन डिसीजन हैज टू बी मेड, द फाइनल selection decision has to be made from among the candidates who pass the test, comma, interview and reference check. और फिर अभी भी काम खत्म नहीं हुआ, नॉट येट ओवर। सोचो आप, अब होता है जॉब ऑफर, अब मिलता है जॉब का ऑफर या जॉब ऑफर। द नेक्स्ट स्टेप इज जॉब ऑफर। अब आपको जॉब ऑफर की जाती है। ये सब होने के बाद दे ऑफर यू अ जॉब। हाँ जी, आप काम करोगे? हाँ जी, काम करेंगे। उसके बाद भी एक स्टेप और है, हाँ लिखो जॉब ऑफर, जल्दी से फटाफट। The next step in the selection process is job offer. To those applicants who have passed all the previous hurdles, job offer is made through a letter of appointment. Which contains the date by which he or she must report on duty. सोच लो, लेटर अपॉइंटमेंट मिल गया, जॉब ऑफर हो गया, आपने जॉब एक्सेप्ट की नहीं की, बात की बातें हो गया, मिल गया। अब लास्ट स्टेप अभी एक और है, वन मोर स्टेप, दैट इज कॉल्ड, लिखो फटाफट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब ये कॉन्ट्रैक्ट समझते हैं ना, दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना। अब इस पे आप साइन करते हो, दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। यहां पे फिर आप पक्के हो जाते हो उस कंपनी के एम्प्लॉय। ये सिर्फ एक प्रोसेस की बात की है हमने, पता है किसकी? सिलेक्शन प्रोसेस।
इससे बहुत बड़ा प्रोसेस है कौन सा, रिक्रूटमेंट। और ये सब आपने अपनी लाइफ में देखना है, ये सब आपने अपनी लाइफ में देखना है, ठीक है जी। इसको कल खत्म करेंगे और इसके आगे हम कल पढ़ेंगे, ठीक है जी। चलो।